हम भारत की जलवायु के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। भारत की जलवायु को हम ऋतुओं के आधार पर या सीजन्स के बेसिस पे तो देख ही चुके हैं। अब हम बात करेंगे जलवायु प्रदेशों की। तो जैसा हम पहले देख चुके हैं कि भारत की जलवायु को दो आधारों पर देखा जा सकता है, ऋतु सीजन्स के बेसिस पर और क्लाइमेट्स के बेसिस पर, क्लाइमेटिक रीजन्स के बेसिस पर। अब जो क्लाइमेटिक रीजन्स के बेसिस पर हम इंडिया को देखेंगे, वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने या विभिन्न भूवैज्ञानिकों ने या मौसम वैज्ञानिकों ने स्पेशली कई सारे जलवायु प्रदेशों में भारत को बांटा है। तो कैसे बांट सकते हैं किसी कंट्री को जलवायु प्रदेशों में? तो देखिए, औसत स्तर पे, एवरेज बेसिस पे अगर हम देखें तो भारत में उष्ण कटिबंधीय मॉनसून जलवायु है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है इंडिया में। हालांकि संपूर्ण भारत में मॉनसून जलवायु है, पर भारत की जो जलवायु का की पॉइंट है मॉनसून। ये मॉनसून से जो वर्षा प्राप्त होती है, रेनफॉल, इस वर्षा का वितरण ही समान नहीं है सब जगह, वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंडिया में भले ही एवरेज बेसिस पे मॉनसून क्लाइमेट हो, बट इस मॉनसून की जो रेनफॉल होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह सिमिलर नहीं है, समान नहीं है। तो जलवायु का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो तत्व है वर्षा, इस वर्षा से संबंधित विविधता देखने को मिलती है भारत में, विविधता या फिर डाइवर्सिटी। रेनफॉल से संबंधित विविधता हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा जलवायु के अन्य तत्व जो हैं, एलिमेंट्स, उसमें भी भिन्नता है भारत में। जहां दक्षिण भारत जो है उसमें मृदु तापमान परिस्थितियां होती है, इतना ज्यादा सीवियर या इंटेंस टेम्परेचर कंडीशंस नहीं होती। वहीं उत्तर भारत में इंटेंस टेम्परेचर कंडीशंस होती है, विषम तापमान परिस्थितियां। तो इसका अर्थ ये हुआ कि तापमान से संबंधित जो कारक है, इस कारक से संबंधित भी हमें इंडिया में विविधता या डाइवर्सिटी या हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इंडिया के मैप पे या इंडिया में। तापमान में विविधता है या डिफरेंसेस है नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, ईस्ट इंडिया में। तो तापमान में जब डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं तो उसकी वजह से दाब में भी हमें अंतर देखने को मिलता है। तो जलवायु के जितने भी प्रमुख तत्व हैं, दाब, तापमान, पवने, वर्षा, इन सब में हमें रीजनल बेसिस पर या क्षेत्रीय आधार पर भिन्नता देखने को मिलती है, थोड़ी थोड़ी सब जगह। और इस भिन्नता के आधार पर भारत को जलवायु प्रदेशों में बांटा जा सकता है, क्लाइमेटिक रीजन्स में। जैसे कि आप अगर देखें कि भारत का जो पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न पार्ट, ये शुष्क क्षेत्र है। तो इसे ड्राई रीजन कहा जा सकता है या एरिड रीजन कहा जा सकता है इंडिया का। यहाँ पर काफी भारी बारिश होती है और यहाँ वेस्टर्न घाट्स में काफी भारी बारिश होती है। तो ये भारत का आर्द्र जलवायु क्षेत्र है। तो इस तरह से शुष्क, आर्द्र, उपाद्र या सेमी एरिड, अर्ध शुष्क, इन सब बेसिस पर इंडिया के क्लाइमेट को हम इंडिया को डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये क्लाइमेटिक जोन्स का डिविजन बहुत से वैज्ञानिकों ने दिया है, जैसे कोपेन ने दिया है, थॉर्नवेट ने दिया है। उसके अलावा जो है और भी कई सारे जलवायु विशेषज्ञ जो हैं उन्होंने दिया है। बट हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। कोपेन का ही क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एनसीईआरटी में मेनली कोपेन का ही दिया है, राजस्थान बोर्ड की बुक में भी कोपेन का ही दिया है, पूछा भी आरएस में कोपेन का ही गया है अभी तक। तो इसीलिए कोपेन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरे जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है उनको भी हम थोड़ा देखेंगे, बट आज की क्लास में हम कोपेन की जलवायु वर्गीकरण को समझेंगे। अब कोपेन जो है ये जर्मन मौसम वैज्ञानिक है या जलवायु वैज्ञानिक है, और कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण दिया है, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, वर्ल्ड लेवल पर जो उन्होंने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया था वो 1900 में दिया था। और 1900 में 1900 में जो ये उन्होंने दिया था जलवायु का वर्गीकरण, ये किस पर आधारित था? तो ये कैंडोल नाम के एक फ्रेंच बॉटनिस्ट थे, उनके द्वारा 1874 में वैश्विक स्तर पे कुछ वनस्पति कटिबंध बताए गए थे, और उन वनस्पति कटिबंध या वेजिटेशन जोन्स जो कैंडोल ने बताए थे या प्रपोज किए थे 1874 में, इसी के बेसिस पर वर्ल्ड के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन दिया था कोपेन ने 1900 में। और कोपेन ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें कोपेन ने मेनली ये माना कि जहां पे भी अलग अलग क्षेत्रों में जो वेजिटेशन होती है, वनस्पति, उस वनस्पति को देखकर बताया जा सकता है कि वहां की जलवायु परिस्थितियां कैसी है।
क्योंकि वेजिटेशन का और क्लाइमेटिक कंडीशंस का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ऐसा कोपेन मानते थे। जैसे कहीं पर आपको सूखे कांटेदार अगर वृक्ष देखने को मिलते हैं या कांटेदार झाड़ियां देखने को मिलती है, इसका मतलब स्पष्ट है कि वो शुष्क जलवायु वाला प्रदेश है। कहीं आपको सदाबहार वनस्पति देखने को मिलती है तो आपको पता है कि वो आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश होगा। तो क्लाइमेटिक कंडीशन सीधा वेजिटेशन से जुड़ी हुई होती है। अगर वनस्पति आप देख लें किसी भी क्षेत्र की तो आपको जलवायु वहां की समझ में आ जाएगी। तो कैंडोल का जो वेजिटेशन का डिवीजन था वर्ल्ड का, या वेजिटेशन का जो क्लासिफिकेशन था, जोन्स जो बताए थे कैंडोल ने, उसके बेसिस पर कोपेन ने क्लाइमेट के जोन्स जो हैं वर्ल्ड में वो बताए। कोपेन ने शुरू में क्लाइमेट के जोन्स मेनली वेजिटेशन पर बेस्ड बताए थे। बाद में कोपेन के क्लासिफिकेशन को कई बार संशोधित किया गया, मॉडिफाई किया गया, उसमें कुछ चीजें जोड़ी गई, हटाई गई, ये सारी चीजें। तो कोपेन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का जो संशोधन हुआ था वो 1918 में, 1931 में, 36 में, 1953 में कई बार हुआ है। और संशोधित रूप जो है या मॉडिफाइड वर्जन जो है कोपेन के क्लासिफिकेशन का, उसके अंतर्गत केवल वेजिटेशन को ही नहीं देखते हैं, एक आधार नहीं मानते जलवायु का, वनस्पति के साथ साथ वहां का औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर और एवरेज रेनफॉल जो है वो एक बेस बनाया जाता है, बेस माना जाता है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का। तो संशोधित वर्गीकरण जो है उसमें कोपेन ने औसत वार्षिक वर्षा को और औसत वार्षिक तापमान को, वर्षा और तापमान दोनों को ही एक प्रमुख आधार माना जलवायु वर्गीकरण का। तो शुरू में तो कोपेन ने केवल किस पे फोकस किया था, वेजिटेशन पे। बाद में उन्होंने जब उसको मॉडिफाइड किया तो उसके बाद उन्होंने टेम्परेचर को और रेनफॉल को भी कंसिडर किया क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन देते समय। अब कोपेन जो जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण देते हैं उसमें कोपेन जो क्लाइमेटिक जोन्स के नाम दिए हैं कोपेन ने, उसके लिए उन्होंने अंग्रेजी भाषा के जो लेटर्स होते हैं या जो अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं ABCDE, इनका यूज किया है और कई सारे स्मॉल लेटर्स भी यूज किए हैं ताकि जलवायु प्रदेशों को वो सही से बता पाए। तो कोपेन ने जलवायु का नामकरण अंग्रेजी भाषा के अक्षरों के आधार पर किया है। और ये देखिए लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। और कोपेन, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उनको लगता था कि वनस्पति का और जलवायु का संबंध है, सीधा संबंध है, और वनस्पति सबसे अच्छा संकेत हो सकता है या संकेतक, इंडिकेटर हो सकता है किसी भी क्षेत्र की जलवायु का। और इसीलिए वनस्पति मंडलों के आधार पर, जो कैंडोल ने वनस्पति मंडल दिए थे या वनस्पति के क्षेत्र दिए थे, वेजिटेशन जोन्स, उनके बेसिस पर कोपेन ने विश्व की जलवायु को 5 प्रमुख प्रकारों में बांटा। वर्ल्ड के क्लाइमेट को 5 मेजर टाइप्स में बांटा। और वो 5 मेजर टाइप्स जो हैं वो क्या हैं? वो है ABCDE। ये ABCDE ये 5 मेजर क्लाइमेटिक जोन्स हैं या क्लाइमेटिक टाइप्स हैं। इनके साथ जब छोटे लेटर्स जुड़ जाते हैं तो वो सब टाइप बन जाता है उसका, या उप प्रकार बन जाते हैं जलवायु के। तो ये ABCD को समझना जरूरी है ताकि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण समझ में आ सके। तो अब देखिए सबसे पहला जो शब्द है ए का कोपेन ने यूज किया है उष्ण कटिबंधीय जलवायु को दर्शाने के लिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और ए में जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट बताया जाता है, जहां पे भी एक शब्द का ए लेटर का यूज होता है, उसका अर्थ है वहां पर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पाया जाता है साल भर। 18 डिग्री सेल्सियस से हायर टेम्परेचर होता है। ए के बाद बी जो टर्म लेटर है शब्द, वो कोपेन ने यूज किया है शुष्क क्षेत्रों के लिए। ऐसे क्षेत्र जहां वाष्पीकरण ज्यादा होता है और वर्षा कम होती है, उसके लिए बी शब्द यूज हुआ है। तो बी शब्द का सिंपल सा अर्थ है शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र या शुष्क जलवायु वाला प्रदेश। पर बी के साथ और भी कई सारे सब टाइप्स उन्होंने जोड़े हैं। जैसे बी के साथ अगर यूज किया जाए कैपिटल S, तो उसका मतलब होता है सेमी एरिड, अर्ध शुष्क। उसके अलावा आप बी के साथ अगर कैपिटल W यूज करते हो तो उसका अर्थ है एरिड, शुष्क। और बी के साथ यदि स्मॉल h यूज किया जाता है तो उसका मतलब होता है हॉट, मतलब गरम, गरम और शुष्क। अगर आप लिखते हो जैसे बी और H, इसका मतलब गरम शुष्क क्षेत्र। और इसी तरह से के जो है स्मॉल
स्मॉल के जो यूज किया जाता है वो कोल्ड के लिए किया जाता है। कोल्ड के लिए मतलब क्या है, बी और के कहीं आपने लिखा है तो इसका मतलब है शुष्क और ठंडा क्षेत्र। तो ये जो है ये सब टर्म्स ये भी यूज की जाती हैं, कैपिटल एस, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल एच और स्मॉल के। तो इन टर्म्स को याद ही करना पड़ेगा आपको। तो देखिए ये है एच फॉर हॉट, के फॉर कोल्ड, एस फॉर सेमी एरिड, डब्ल्यू फॉर एरिड या शुष्क। ए बी के बाद सी, सी जो यूज किया है, ए जिस तरह से उन्होंने यूज किया है उष्ण कटिबंधीय के लिए, सी यूज किया है कोपेन ने उपोष्ण कटिबंधीय के लिए, क्योंकि उष्ण के बाद क्या आता है उपोष्ण, उपोष्ण के बाद क्या आता है शीतोष्ण, शीतोष्ण के बाद क्या आता है ध्रुवीय। तो अब जो एबीसीडी में है वो आगे ऐसे ही चलेंगे, उष्ण हो चुका है तो अब आएगा उपोष्ण, उपोष्ण के बाद शीतोष्ण, शीतोष्ण के बाद ध्रुवीय। इंग्लिश में अगर बात करें, ए यूज किया गया है ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के ठीक पास में ठीक आगे क्या होता है सब ट्रॉपिकल, तो सी में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट दर्शाया जाएगा या रिप्रेजेंट किया जाएगा। सब ट्रॉपिकल के आगे आता है टेम्परेट, तो डी टेम्परेट को रिप्रेजेंट करेगा, और टेम्परेट के आगे आता है पोलर क्लाइमेट, तो इसीलिए ई जो यूज होगा लेटर वो पोलर क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपल सा है ABCD। तो देखिए सी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट या उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु की खास बात यह है कि सबसे ठंडा महीना जो होता है इस तरह की जलवायु वाले क्षेत्रों में, उस ठंडे महीने का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। मतलब टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता और 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होता ठंडे महीने में, और गर्म महीने में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। तो वार्मेस्ट मंथ जो है उसमें टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। डी जो कि टेम्परेट जोन को रिप्रेजेंट करता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। इसमें डी वाले जो जलवायु क्षेत्र होते हैं टेम्परेट जोन, वहां पे सबसे ठंडे महीने का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, काफी कम नेगेटिव में चला जाता है, तो -3 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान। और सबसे गर्म महीना जो होता है उसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म महीने में। और ई जो है वो पोलर या ध्रुवीय जलवायु प्रदेशों को बताता है। पोलर रीजन ऐसे होते हैं, पोलर क्लाइमेटिक रीजन ऐसे होते हैं जहां पूरे साल भर 10 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर देखने को मिलता है। अब देखिए अगर हम वर्ल्ड का ग्लोब देखें तो ग्लोब में आप उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जैसे 0 डिग्री है, 0 डिग्री के ऊपर ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, फिर ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल के बाद सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण के बाद बी नहीं आएगा, ए इज फॉर ट्रॉपिकल, बी इज फॉर डेजर्ट, डेजर्ट पश्चिम में होते हैं, गर्म मरुस्थल, या जनरली मरुस्थल जो है वेस्ट में होते हैं, इसलिए मैं साइड में बना रही हूँ बी को डेजर्ट के लिए, मरुस्थल या शुष्क क्षेत्रों के लिए। ए के बाद बी तो हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया शुष्क के लिए, फिर आएगा सी, C is for subtropical, D is for temperate and E is for polar। तो ये क्लाइमेटिक रीजन्स हैं A, B, C, D। तो B एक इसमें अलग से है जो शुष्कता पर आधारित है, और A, C, D टेम्परेचर पर बेस्ड है। तो ये टेम्परेचर पर बेस्ड है A, C, D, E, और B किस पे बेस्ड है, रेनफॉल पर, एरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस पर। तो ये 5 मेजर क्लाइमेट बताए हैं कोपेन ने। इन 5 प्रमुख जलवायु वाले क्षेत्रों के साथ ये जो लेटर्स हैं इनके साथ छोटे छोटे दूसरे लेटर्स जब जोड़ते हैं तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु को रिप्रेजेंट किया जाता है, इनको मिक्स करके, इन लेटर्स को मिक्स करके। जैसे ये कैपिटल लेटर्स तो ये यूज होंगे, पर बाकी कौन से लेटर्स यूज होते हैं उनको देखिए। तो स्मॉल f जहां यूज होता है उसका मतलब है फुल ईयर रेन, मतलब पूरे वर्ष वर्षा जहां पे होती है उसके लिए स्मॉल f यूज होता है। स्मॉल m जो यूज होता है उसका अर्थ है मॉनसून, जहां पे मॉनसून वर्षा ज्यादा होती है वहां ये स्मॉल m यूज होता है। तो इंडिया में स्मॉल m पूरी जगह यूज नहीं होगा, वहां पे यूज होगा स्मॉल m जहां सबसे ज्यादा मॉनसून वर्षा होती है, और वो वैसे तो मेघालय में होती है मौसिनराम में, पर सबसे डायरेक्ट सीधे साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स को कौन रिसीव करता है, वो है वेस्टर्न घाट। तो पश्चिमी घाट वाला जो एरिया है उसमें ये स्मॉल m यूज होगा। स्मॉल s जो यूज किया जाता है वो समर ड्राई के लिए किया जाता है, ऐसे क्षेत्रों के लिए जहां ग्रीष्म ऋतु में शुष्क परिस्थितियां होती हैं।
भारत में अगर देखा जाए तो भारत में मॉनसून जलवायु है, इसलिए भारत में लगभग सभी क्षेत्रों में गर्मियों में बारिश होती है और ग्रीष्म ऋतु शुष्क नहीं होती है इंडिया में सब क्षेत्रों में। अपवाद स्वरूप एज एन एक्सेप्शन केवल एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे ग्रीष्म ऋतु में गर्मियों में बारिश नहीं होती, वो है कोरोमंडल कोस्ट। तो कोरोमंडल कोस्ट के लिए आप स्मॉल एस यूज कर सकते हो, क्योंकि कोरोमंडल तट में ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है, समर सीजन ड्राई होता है कोरोमंडल कोस्ट में, इसलिए स्मॉल एस यूज कर सकते हैं आप। विंटर डब्ल्यू जो है स्मॉल डब्ल्यू यूज किया जाता है विंटर ड्राई के लिए, ऐसे क्षेत्रों के लिए जहां पर शीत ऋतु या विंटर सीजन जो है वो ड्राई होता है, उसके लिए स्मॉल डब्ल्यू यूज किया जाता है। स्मॉल डब्ल्यू जो है इसका मतलब तो विंटर ड्राई है, पर कैपिटल डब्ल्यू का मतलब होता है ड्राई या एरिड शुष्क। तो ये कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस होता है, तो इसीलिए स्मॉल को आप समझ लीजिए। अब देखिए इंडिया में जितने भी क्षेत्र हैं, जितना भी एरिया है, उसमें ज्यादातर आपको स्मॉल डब्ल्यू ही यूज करना है। स्मॉल डब्ल्यू यूज क्यों करना है? क्योंकि इंडिया में अधिकतम क्षेत्रों में गर्मियों में बारिश होती है और सर्दियां विंटर्स जो है वो ड्राई होते हैं, सर्दियां शुष्क होती हैं। तो शीत ऋतु शुष्क होने वाला जो स्मॉल डब्ल्यू है ये यूज करेंगे कहाँ? इंडिया के बाकी सारे रीजन्स में। कोरोमंडल कोस्ट में क्या यूज करेंगे? स्मॉल एस। गंगा स्मॉल जी जो है, स्मॉल जी शब्द लेटर यूज किया जाता है गंगा के मैदान के लिए, भारत के जो उत्तरी मैदान है उनके लिए। स्मॉल सी ऐसे क्षेत्रों के लिए यूज होता है जहां पर ग्रीष्म ऋतु जो होती है, गर्मियां वो बहुत छोटी होती हैं, और छोटी होने के साथ साथ गर्मियों में तापमान बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, बहुत उच्च तापमान नहीं देखने को मिलता, टेम्परेचर कम ही होता है। तो ऐसे शॉर्ट कूल समर वाले जो क्षेत्र हैं, लघु सर्द तो नहीं, लघु कम गर्म ग्रीष्म ऋतु, उनके लिए यूज होता है स्मॉल सी। तो ये हो गए स्मॉल और कैपिटल लेटर्स। इनके कॉम्बिनेशन से हम इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशंस को बता सकते हैं, कोपेन के जलवायु प्रदेशों को बता सकते हैं। ये कोपेन के प्रमुख जलवायु प्रदेश हैं। अब इन जलवायु प्रदेशों को डिस्कस करें उससे पहले हम अपने लेवल पे छोटा डायग्राम मैप बना के देखते हैं इंडिया के क्लाइमेट का, क्लाइमेटिक जोन्स का। तो देखिए भारत में अगर आप देखें तो कर्क रेखा जो है वो भारत को दो बड़े प्रमुख भागों में बांटती है, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। तो मान लीजिए यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लगभग समानांतर कोपेन ने एक लाइन बनाई, और कोपेन ने ये बताया कि दक्षिण में जो भाग है इस लाइन के साउथ में जो पार्ट है, इसके साउथ में जितना भी हिस्सा है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है इंडिया में। ट्रॉपिकल जोन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय। और आपको पता है कि ट्रॉपिकल जोन के लिए कौन सा लेटर यूज करते हैं, कोपेन के द्वारा कौन सा लेटर बताया गया है? कैपिटल ए। तो इसका मतलब साउथ इंडिया में जितने भी आप क्लाइमेटिक जोन्स बताएंगे या रीजन्स बताएंगे उनमें आप कैपिटल ए यूज करेंगे। बाकी इंडिया का जो उत्तर वाला भाग है उसमें सबसे पहले तो आपको देखने को मिलता है उष्ण कटिबंधीय के ऊपर उपोष्ण, मतलब सी वाला एरिया। उपोष्ण, उपोष्ण मीन्स सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल से थोड़ा और ऊपर कहीं पर्वतीय क्षेत्रों में और ठंडे क्षेत्रों में चले जाए तो डी यूज होता है टेम्परेट के लिए, और ई यूज होता है पोलर के लिए। तो उत्तर भारत में सी, डी और ई लेटर्स जो है वो मेनली यूज होते हैं, और दक्षिण भारत में ए जो लेटर है वो ज्यादातर यूज होता है। साउथ इंडिया में अगर हम इंडिया के क्लाइमेट को देखें तो दक्षिण भारत में यहाँ एक जलवायु प्रदेश है, ये वाला। ये एक ऐसा जलवायु प्रदेश है जहां बहुत भारी बारिश होती है, और इस जलवायु प्रदेश का नाम जो है ये कैपिटल ए, क्योंकि ये ट्रॉपिकल जोन में है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। मॉनसून की सबसे काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे वर्षा होती है, और मॉनसून पवने सीधा यहाँ पहुंचती है सबसे पहले और यहाँ आकर टकराती है, पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है। तो इसीलिए मॉनसून का एम यहाँ पे यूज होगा, स्मॉल एम। उसके साथ साथ यहाँ जो बारिश होती है वो गर्मियों में होती है, जून जुलाई अगस्त के टाइम पे होती है, और सर्दियां यहाँ पर शुष्क होती हैं। विंटर यहाँ पर ड्राई होता है और समर में रेनफॉल होती है। और आपको पता है विंटर ड्राई के लिए कौन सा लेटर यूज होता है? डब्ल्यू। तो यहाँ यूज होगा स्मॉल डब्ल्यू। तो ये AMW रीजन है ये वाला इंडिया का। फिर उसके बाद यहाँ कोरोमंडल कोस्ट वाला एरिया अगर देखें, ये कोरोमंडल कोस्ट वाला एरिया भी ट्रॉपिकल जोन में है।
तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, ए लगेगा, कैपिटल ए। कैपिटल ए किसका, ट्रॉपिकल का, उष्णकटिबंधीय का। पर यहाँ कोरोमंडल तट में जो भी बारिश प्राप्त होती है वो सर्दियों में होती है, गर्मियां यहाँ पर शुष्क होती हैं। गर्मियों में यहाँ बारिश क्यों नहीं होती, क्योंकि एक तो ये वेस्टर्न घाट के पीछे वृष्टि छाया क्षेत्र में रह जाता है, रेन शैडो रीजन में, और बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें इसके समानांतर गुजर जाती है, पैरेलल चली जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे यूज होगा स्मॉल एस। स्मॉल एस इसलिए क्योंकि यहाँ पर समर ड्राई होती है और विंटर में बारिश होती है। समर ड्राई के लिए स्मॉल एस यूज करेंगे। तो ये जो रीजन है प्रदेश, इसका नाम है एएस प्रदेश। बाकी साउथ इंडिया का ये जो जितना भी पार्ट है, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, इसमें यूज होगा ए। ए क्यों यूज होगा, क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, ट्रॉपिकल जोन में है। प्लस ट्रॉपिकल जोन में होने के साथ साथ यहाँ जो भी वर्षा प्राप्त होती है, रेनफॉल, वो ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त होती है और शीत ऋतु यहाँ शुष्क होती है। विंटर सीजन यहाँ ड्राई होता है और समर में रेनफॉल होती है। तो विंटर ड्राई के लिए यहाँ पे क्या यूज होगा, स्मॉल डब्ल्यू। तो ये जो साउथ इंडिया का बाकी बचा हुआ एरिया है उसका क्या नाम होगा, कौन सा जलवायु प्रदेश होगा, वो AW जलवायु प्रदेश, AW क्लाइमेटिक रीजन। इन सब के अलावा अब अगर हम नॉर्थ इंडिया में चले जाएं तो यहाँ पर ये डेजर्ट है, पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थल है। मरुस्थल में कैसी परिस्थितियां, शुष्क परिस्थितियां। तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, बी के साथ साथ ये राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है, डेजर्ट रीजन है, वहां अर्ध शुष्क परिस्थितियां है कि शुष्क है, यहाँ पर शुष्क परिस्थितियां हैं, एरिड कंडीशंस। और एरिड के लिए, शुष्क के लिए बी के साथ क्या लगाना पड़ेगा, जब ये बी जो है शुष्क को रिप्रेजेंट करेगा तो उसके लिए कैपिटल डब्ल्यू जो है वो यूज होगा। तो बी के साथ कैपिटल डब्ल्यू, क्योंकि ये शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है, अर्ध शुष्क नहीं है, शुष्क मरुस्थलीय। और ये कैसा डेजर्ट है, हॉट है कि कोल्ड है, हॉट है, इसलिए हम इसके साथ एच भी लगाएंगे। और यहाँ पे जो भी थोड़ी बहुत बारिश होती है वो कब होती है, गर्मियों में होती है। और सर्दियां यहाँ पर सामान्यतः शुष्क होती है, ड्राई होती है, इसलिए यहाँ पर एच के साथ क्या लगेगा, स्मॉल डब्ल्यू, विंटर ड्राई के लिए, क्योंकि यहाँ शीत ऋतु शुष्क होती है। तो ये प्रदेश बन गया BWHW प्रदेश, जो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, हॉट डेजर्ट जो इंडिया का उसको रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद इसी डेजर्ट रीजन के पास, ये तो शुष्क है, इसके पास है अर्ध शुष्क क्षेत्र, सेमी एरिड रीजन। और आपको पता है सेमी एरिड के लिए क्या यूज होगा, बी यूज होगा और कैपिटल एस यूज होगा, क्योंकि कैपिटल एस क्या बताता है, सेमी एरिड अर्ध शुष्क। अब ये हॉट है कि कोल्ड है, डेजर्ट रीजन या शुष्क प्रदेश, ये हॉट है, तो इसके साथ यूज होगा एच। और जो शीत ऋतु है, विंटर सीजन, वो यहाँ पे ड्राई होता है और समर में रेनफॉल होती है, इसलिए स्मॉल डब्ल्यू। तो इस रीजन का, इस प्रदेश का नाम क्या है, BSHW, क्योंकि ये सेमी एरिड है, BSHW। और BSHW जो है केवल नॉर्थ इंडिया में ही नहीं है, BSHW नाम का जो प्रदेश है वो आपको साउथ इंडिया में भी मिलेगा, क्योंकि साउथ इंडिया में वेस्टर्न घाट के पीछे वृष्टि छाया क्षेत्र है, रेन शैडो रीजन। तो इस रेन शैडो रीजन में जो क्षेत्र है उसे कहेंगे BSHW। तो साउथ इंडिया में भी है BSHW, क्योंकि वेस्टर्न घाट के रेन शैडो रीजन में सेमी एरिड कंडीशंस है, अर्धशुष्क परिस्थितियां हैं। फिर हिमालय वाला जो पर्वतीय प्रदेश है, नॉर्थ इंडिया वाला ऊपर का भाग, जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, लद्दाख वाला एरिया है, वहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो उसको पोलर क्लाइमेट में डाला जाता है, ई के बाद बाकी जो इंडिया का ये गंगा का मैदान है, यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ नीचे तो हो गया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ए वाला जोन। उष्ण के बाद क्या आता है, उपोष्ण, सब ट्रॉपिकल। तो गंगा के मैदान के लिए सब ट्रॉपिकल का सी यूज होगा। प्लस गंगा के मैदानी क्षेत्र में जो भी थोड़ी बहुत बारिश होती है वो कब होती है, गर्मियों में होती है। और विंटर सीजन यहाँ क्या होता है, ड्राई होता है, शुष्क होता है। तो विंटर ड्राई के लिए हम क्या लगाएंगे, स्मॉल डब्ल्यू। और क्योंकि ये गंगा का मैदान है इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, स्मॉल जी। तो इस रीजन का, इस प्रदेश का नाम क्या हो गया, CWG। फिर अरुणाचल प्रदेश वाला जो पार्ट है, यहाँ पर एक जलवायु प्रदेश है जो कि जैसे यहाँ नीचे उष्ण था, ट्रॉपिकल, उसके बाद उपोष्ण आया, उपोष्ण के बाद आएगा शीतोष्ण, टेम्परेट। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल था, यहाँ सब ट्रॉपिकल हो गया, यहाँ टेम्परेट। तो अरुणाचल प्रदेश में टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशंस है। और टेम्परेट के लिए, शीतोष्ण के लिए यूज होता है कैपिटल D।
प्लस अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र ऐसा है जहां सर्दियों में भी थोड़ी बारिश हो जाती है, गर्मियों में भी बारिश होती है। तो फुल ईयर रेन के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे स्मॉल एफ, छोटा एफ जो है वो यूज करेंगे, स्मॉल एफ। प्लस यहाँ पर गर्मियां बहुत ज्यादा गर्म नहीं होती हैं, ठंडी होती है, मतलब गर्मियों में भी तापमान कम होता है, तो उसके लिए यूज करेंगे सी। तो ये प्रदेश जो है ये डीएफसी है। तो इंडिया में कुल मिलाकर जो कोपेन ने जलवायु प्रदेश बताए हैं वो ये वाले हैं। और लॉजिकली सोचे तो बहुत ही सिंपल है ये जलवायु प्रदेश, इनको लर्न करना भी बहुत सिंपल है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। तो कौन कौन से जलवायु प्रदेश बताए कोपेन ने? AMW, AS, AW, BS, HW, BW, HW, CWG, D, F, स्मॉल f, C और E। ये इंडिया में क्लाइमेटिक रीजन्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये 8 जलवायु प्रदेश कोपेन ने बताए हैं और वो इस तरह से रिप्रेजेंट किए। तो आपको इस मैप को बनाने की प्रैक्टिस करनी है, इन क्लाइमेटिक रीजन्स के नाम याद करने हैं अच्छे से, ताकि कोपेन के बाद अगर हम किसी और साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ें जिसमें भी ये ABCD अगर इस तरह के यूज हो तो आप कंफ्यूज ना हो। कोपेन का अगर आपको अच्छे से कंठस्थ होगा, याद होगा, रटा हुआ होगा, तो दूसरों के जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे तो आपके एक तो कोपेन के कॉन्सेप्ट हिलेंगे नहीं, प्लस कोपेन के कॉन्सेप्ट से हेल्प ही मिलेगी आपको दूसरे क्लाइमेटिक जो क्लासिफिकेशंस है उनको थोड़ा समझने में। तो ये कोपेन का लर्न होना चाहिए। प्लस ये जो हमने मैप बनाया है बेसिकली ये NCERT में जो दे रखा है कोपेन का क्लासिफिकेशन उसके बेसिस पे बनाया है। NCERT में कौन सी क्लास 11th में जो NCERT में इंडियन ज्योग्राफी में दे रखा है उसके बेसिस पे बनाया है। ये DFC प्रदेश जो है NCERT ने तो केवल अरुणाचल प्रदेश में बताया है, वैसे यहाँ पर सिक्किम को भी DFC प्रदेश में जोड़ा जाता है। कई कोपेन के जो मैप्स हैं, कई दूसरे सोर्सेस से जो मैप मिलते हैं उसमें सिक्किम को भी DFC प्रदेश में जोड़ा जाता है, पर क्योंकि NCERT ने इसको सिक्किम को नहीं जोड़ा है, केवल अरुणाचल प्रदेश को जोड़ा है, इसलिए हम भी केवल अरुणाचल प्रदेश को ही जोड़कर रखते हैं इसमें। फिर उसके अलावा यहाँ पर ET प्रदेश भी बताया जाता है उत्तराखंड में। ET मतलब ई टुंड्रा, मतलब पोलर टुंड्रा। टुंड्रा का मतलब है ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों पे जो ठंडा भाग होता है उसको टुंड्रा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ET प्रदेश भी कई जगह कई किताबों में अलग से बताया जाता है, पर उतना आपको डिटेल में नहीं जाना, आपको इतना ही करना है बेसिक जो NCERT में दे रखा है। और ये अगर आप लॉजिकली समझ गए और लर्न कर लिया तो कोपेन का क्लासिफिकेशन आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक एक जलवायु प्रदेश की। तो अब आगे देखते हैं, ये सब हम देख चुके हैं। अब देखिए सबसे पहला जो जलवायु प्रदेश है क्लाइमेटिक रीजन, उसका नाम है AMW। AMW प्रदेश कहाँ है? यहाँ पर है, जो कि पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र, वेस्टर्न कोस्टल रीजन और कुछ वेस्टर्न घाट वाला जो रीजन है वो इसमें सम्मिलित है। हर एक जलवायु प्रदेश का एक पर्टिकुलर नाम है। इस AMW प्रदेश का जो नाम है वो नाम है मॉनसून टाइप विद शॉर्ट ड्राई सीजन, मतलब लघु शुष्क ऋतु वाला मॉनसून प्रकार। ऐसा मॉनसून क्लाइमेटिक रीजन जहाँ पे जो है ड्राई सीजन बहुत छोटा होता है, ज्यादातर पूरे साल भर जो है काफी ज्यादा मात्रा में वर्षा होती रहती है। तो ये जो है शुष्क ऋतु कम होने का कारण क्या है? क्यों इस क्लाइमेटिक रीजन में ड्राई सीजन शॉर्ट होता है? क्योंकि यहाँ मॉनसून का आगमन सबसे पहले होता है, मॉनसून का अराइवल सबसे पहले होता है, फर्स्ट। कैसे फर्स्ट होता है? आपको याद होगा मॉनसून की हमने डेट यहाँ पे देखी थी। 1 जून को मलाबार तट जो है ये केरल वाला, यहाँ सबसे पहले मॉनसून वर्षा प्राप्त होती है मुख्य भूभाग में, मेनलैंड में, ये हम पहले कर चुके हैं। और मॉनसून का जो रिट्रीवल होता है या रिट्रीट होता है, मॉनसून का निवर्तन, वो सबसे बाद में होता है, एंड में, लास्ट में होता है। जैसे राजस्थान जैसे जो राज्य हैं वहां मॉनसून
का आगमन सबसे बाद में होता है और निवर्तन सबसे पहले होता है, मतलब आता सबसे लेट है मॉनसून और जाता सबसे पहले, इसलिए राजस्थान में काफी कम वर्षा होती है और शुष्कता पाई जाती है। वहीं ये दक्षिण भारत में ये जो भाग है यहाँ मॉनसून सबसे पहले आता है और सबसे बाद में लौटता है, इसलिए काफी लंबे टाइम तक यहाँ बारिश होती रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस क्लाइमेटिक रीजन में काफी छोटा रहता है ड्राई सीजन या शुष्क ऋतु बहुत छोटी होती है। अब देखिए ए यूज हुआ है, तो ए का मतलब क्या होगा? कोपेन ने बताया कि ए का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय। जितने भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, ट्रॉपिकल रीजन, वहां पर टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही होता है। तो ये आपको याद कर लेना है, ए जहां लिखा है वहां 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान। तो इस जलवायु प्रदेश में 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पाया जाता है। तापमान के अलावा हम बात करेंगे वर्षा की, और तापमान और वर्षा के अलावा हमें बात करनी है वनस्पति की भी, वनस्पति वेजिटेशन। और वनस्पति की बात करने के अलावा कहाँ पर ये विस्तृत है, ये वाला जोन या ये वाला जलवायु प्रदेश कौन से राज्यों में है, स्टेट्स, उनकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो जब भी आप जलवायु प्रदेश समझाते हैं, क्लाइमेटिक जोन, क्लाइमेटिक रीजन समझाते हैं, तो हर एक क्लाइमेटिक रीजन का आपको टेम्परेचर, रेनफॉल, वेजिटेशन समझाना है और वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पर स्प्रेड है वो वाला जोन, वो भी आपको बताना, और उसका कोई स्पेसिफिक फीचर अगर है, कोई विशेषता है अगर उस जलवायु प्रदेश की, तो वो भी आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कहाँ फैला हुआ है, कहाँ कहाँ देखने को मिलता है ये वाला जलवायु प्रदेश। तो ये जलवायु प्रदेश हमें मुख्यतः गोवा के दक्षिण में देखने को मिलता है, पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में। इसका मतलब कर्नाटक में और केरल में यह हमें देखने को मिलता है, प्लस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आप इसी तरह की AMW वाली ही जलवायु मान सकते हैं। तो कर्नाटक राज्य जो है, कर्नाटक, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर ये जलवायु प्रदेश है। तापमान तो हमने देख ही लिया, 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। वर्षा, यहाँ पर सबसे पहले मानसून वर्षा प्राप्त होती है, सीधे सबसे पहले होने के साथ साथ सीधे दक्षिण पश्चिम मानसून पवने, साउथ वेस्ट मानसून विंड सीधे आकर टकराती है यहाँ पर, और ये तट के निकट स्थित है स्थान। तट के जितना निकट होता है कोई स्थान, वहां उतनी ज्यादा बारिश होती है। प्लस सबसे पहले भी बारिश शुरू हो गई, इसीलिए यहाँ पर काफी लंबे समय तक भी वर्षा हो रही है। तो ज्यादा हो रही है बारिश, लंबे समय तक हो रही है, और तट के पास होने की वजह से बहुत ज्यादा आर्द्रता लेकर आ रही है पवने। इन सब मिले जुले कारणों की वजह से इस एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होती है। लगभग 200 से 400 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा प्राप्त होती है। और आपको पता है, तापमान उच्च हो कहीं पर और वर्षा अधिक हो, तो ऐसे उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में एक विशेष वनस्पति पाई जाती है जिसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। तो यहाँ पर भी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, बहार वनस्पति। इंग्लिश में से कहते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन, जिसमें कौन कौन से वृक्ष सम्मिलित हैं? महोगनी, एबोनी, रोजवुड, जो कठोर लकड़ी वाले हार्डवुड ट्रीज जो होते हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये AMW प्रदेश का वर्णन जो है वो ये है। आप कैसे लिख सकते हैं कॉपी में? तो एक तो इसका ये टाइटल तो याद रखना, ये इसका नाम है इस जलवायु प्रदेश का। तो आप सिंपल सा लिखेंगे कि यह जलवायु प्रदेश कर्नाटक, केरल तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में विस्तृत है। इस जलवायु प्रदेश में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तथा वर्षा 200 से 400 सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है। इस जलवायु प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, जैसे महोगनी, एबोनी, रोजवुड आदि। इस क्षेत्र में शुष्क ऋतु काफी लघु होती है, क्योंकि यहाँ मानसून का आगमन सर्वप्रथम होता है तथा निवर्तन सबसे अंत में होता है। एवं यह क्षेत्र तट के निकट स्थित है, इसलिए यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी अधिक प्राप्त होती है। तो ये सब चीजें आपको इसमें लिखनी है। अब हम बात करते हैं अगले प्रदेश की, जो है AS प्रदेश जो है ये वाला है, कोरोमंडल, कोस्ट वाला, कोरोमंडल तट वाला। क्योंकि यहाँ कोरोमंडल तट में AS क्यों यूज हुआ है? क्योंकि समर ड्राई होता है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती। इसका नाम क्या है पहले तो देखिए, मॉनसून विद ड्राई समर, शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मॉनसून प्रकार।
तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार है तो इसके साथ ए ही लेटर जुड़ा हुआ। ए मतलब उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल, और ट्रॉपिकल रीजन जहां पे भी है वहां टेम्परेचर कितना है, 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर यहाँ देखने को मिलता है। तो यहाँ 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पाया जाता है। तापमान के अलावा बाकी चीजों की अब बात करते हैं। यहाँ पर रेनफॉल की अगर बात करें, वर्षा की, तो समर सीजन में ग्रीष्म ऋतु में यहाँ वर्षा नहीं होती। अब ग्रीष्म ऋतु में क्यों वर्षा नहीं होती है वो आपको ऑलरेडी ध्यान है। ग्रीष्म ऋतु वर्षा नहीं, रेनफॉल नहीं होती। क्यों नहीं होती है वर्षा? क्योंकि ये कोरोमंडल तट वाला क्षेत्र है जो अरब सागर की अरेबियन जो ब्रांच है, अरेबियन सी ब्रांच, अरेबियन सी ब्रांच के तो रेन शैडो रीजन में है, ये वृष्टि छाया क्षेत्र में रह जाता है। और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, वो इसके पैरेलल समानांतर चली जाती है कोरोमंडल तट के। इसीलिए इस कोरोमंडल तटवर्ती क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में, गर्मियों में तो बारिश होती नहीं है। फिर कब होती है? सर्दियों में होती है बारिश, विंटर में। विंटर में, शीत ऋतु में कैसे बारिश होती है? यहाँ पर उत्तर पूर्वी मॉनसून पवनों द्वारा होती है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स के थ्रू होती है। और ये उत्तर पूर्वी मॉनसून पवनें यहाँ अच्छी खासी बारिश करती हैं सर्दियों में, शीत ऋतु में। उसके अलावा अक्टूबर नवंबर का जो टाइम होता है, मॉनसून के निवर्तन की ऋतु जो होती है, रिट्रीटिंग मॉनसून, उस टाइम भी यहाँ पर चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। विंटर में तो हो ही रही है, प्लस चक्रवाती वर्षा भी होती है अक्टूबर नवंबर में। वर्षा अक्टूबर नवंबर, तो ये यहाँ पर वर्षा की स्थिति है। गर्मियों में तो होती ही नहीं है, बाकी सीजन्स में यहाँ वर्षा होती है, खास तौर पर सर्दियों में यहाँ वर्षा होती है, और कुछ वर्षा निवर्तन की ऋतु में भी देखने को मिलती है। अब वर्षा होती कितनी है यहाँ पर? तो यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती। और कहाँ पर विस्तृत है ये वाला जलवायु प्रदेश? तो ये कोरोमंडल तटवर्ती क्षेत्र में विस्तृत है ये क्लाइमेटिक जोन, जिसमें सम्मिलित है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का कुछ भाग। तो इन दो जो राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। ऐसी वर्षा और ऐसे तापमान में किस तरह की वनस्पति देखने को मिलती है? तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनस्पति देखने को मिलती है। आर्द्र पतझड़ वनस्पति जिसे कहते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस वेजिटेशन, जैसे सागवान, डेसिडस वेजिटेशन। तो ये आर्द्र पतझड़ वनस्पति यहाँ इस एरिया में देखने को मिलती है। आर्द्र पतझड़ वनस्पति के अलावा यहाँ मिश्रित वन पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ एक पेड़ सदाबहार होते हैं और कुछ एक पेड़ जो है वो पतझड़ देखने को मिलते हैं। पतझड़ भी जो होते हैं वो आर्द्र वाले होते हैं, मॉइस्ट डेसिडस होते हैं, ड्राई डेसिडस नहीं होते इस एरिया में। तो इस क्षेत्र की वनस्पति ये वाली है। तो वनस्पति, वर्षा और उसके साथ साथ कौन से स्थान पर वितरित है या डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे विस्तृत है ये क्षेत्र, ये हमने देख लिया। तो ये है मॉनसून विद ड्राई समर। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे जलवायु प्रदेश बचते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। तब तक आप इन कॉन्सेप्ट्स को या इन लेटर्स को अच्छे से याद कीजिए, इंडिया का ड्रॉ कीजिए मैप 1-2 बार और इन को लेबल कीजिए ताकि आपको चीजें याद हो जाए। कल की क्लास में बाकी बचे हुए जलवायु प्रदेश जो हैं वो हम देखेंगे कोपेन के आधार पर। तब तक थैंक यू।